नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स में हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान में वुमेन की एक बहुत ही बड़ी जीत हुई है। ईरान की सरकार ने फाइनली डिसाइड किया है कि ये लोग हिजाब पुलिस या फिर आप कह सकते हैं मोरालिटी पुलिस, जिसका काम यही था कि इंश्योर करना कि ईरान की औरतें जब बाहर निकलती है तो इनका प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, सर ढका होना चाहिए, हिजाब पहना होना चाहिए। जी हाँ, इस काम के लिए जो ईरान में अलग से पुलिस थी, ईरान की सरकार ने एक्चुअली इनकी जुडिशरी ने इसको रिमूव करने का फैसला कर लिया है। नाउ अगेन ये एक मेजर स्टेप है ईरान में, क्योंकि ईरान की मोरालिटी पुलिस को लेकर रिसेंटली बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। ईरान के लोग ही इस बात को लेकर तंग थे कि इनकी औरतों को किस तरीके से हमेशा स्क्रूटनी में रखा जाता है। अगर मान लीजिए इनका हेड स्कार्फ थोड़ा बहुत भी इम्प्रॉपर है तो काफी बार तो औरतों को ये डालते रहे जेल में, और कुछ केसेस तो ऐसे भी हुए हैं जहां पर औरतों ने अगर सही तरीके से कपड़े नहीं पहने तो उनको मार भी दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस है मासा अमीनी का। इनके बारे में आपने सुना होगा। ये 22 साल की फीमेल थी, ईरान में ही ट्रैवल कर रही थी। रास्ते में ईरान की जो ये मोरालिटी पुलिस है, हिजाब पुलिस, इन्होंने रोक दिया। इन्होंने ये कहा कि आपका हिजाब प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपने सर को कवर नहीं किया हुआ। उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया, और जब ये पुलिस की कस्टडी में थी तभी इनकी डेथ हो गई। और बाद में पोस्टमार्टम में पता लगा कि इनको ब्रूटल तरीके से मारा गया था, पीट पीट के इनकी हत्या की गई थी। और उसके बाद पूरे ईरान में लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं। इन प्रोटेस्ट में ईरान की सरकार ने ही क्लेम किया है कि एटलीस्ट 200 लोगों की मौत हुई है, मगर वेस्टर्न मीडिया ये क्लेम करता है कि टोटल लोगों की जो डेथ हुई है यहाँ पर ये 350 से भी ऊपर है। जी हाँ, 350 लोग ईरान में मारे गए हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रोटेस्ट। और अभी जो कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पर भी हमने देखा कि जब ईरान की फुटबॉल टीम परफॉर्म कर रही थी, खेल रही थी, उस वक्त बहुत सारी ईरानियन औरतें सामने आई और इस तरीके से मासा अमीनी के लिए प्रोटेस्ट किया। और जो ईरान के लोग आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ इनकी औरतें, इवन इनके मेल जो युवा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका मेन तर्क ये है कि औरतों को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो चाहे पहने। आप उनको जबरदस्ती नहीं कह सकते कि उनको हिजाब पहनना होगा। ईरान में वैसे हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो 1936 में जो इनके शाह ऑफ ईरान थे उस टाइम, इन्होंने इस्लामिक वेल्स को बैन कर दिया था। औरतें जो चाहे पहन सकती थी। और फिर 1979 तक आप अगर देखो तो ईरान की औरतें काफी वेस्टर्न कपड़े पहनती थी, मेजॉरिटी ऑफ विमेन। और फिर आया 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन, और फिर वापस औरतों पर ड्रेस कोड लगा दिया गया, हिजाब मैंडेटरी हो गया। पहले तो सरकारी बिल्डिंगों में, पब्लिक ऑफिसेज में, मतलब कि सरकारी स्कूल में या फिर जहां भी सरकार का लैंड है वहां पर हिजाब पहना मैंडेटरी हो गया। उसके बाद 1983 में हर जगह हिजाब कंपलसरी कर दिया गया। एक ऐसा कानून भी पास किया गया कि चाहे कोई औरत नॉन मुस्लिम भी है या फिर कोई फॉरेनर भी है, उनको भी ईरान में हिजाब पहनना होगा। जो ईरान का ड्रेस कोड है औरतों के लिए, ये फॉलो करना होगा। और आपको याद होगा कि 2016 में जब भारत की विदेश मंत्री गई थी ईरान में, तब उनको भी इस तरीके से प्रॉपरली एक आप कह लीजिए सर को कवर करके बैठना पड़ा उस वक्त के ईरान के प्रेसिडेंट के सामने। नाउ यहाँ पर मुझको ऐड करना पड़ेगा कि जो ये ईरान ने स्पेशल पुलिस बना रखी थी हिजाब के लिए, कि जी इनका काम यही है कि सड़कों पे ये लोग घूमते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। सेम टाइप का सिस्टम सऊदी अरेबिया में भी था, मगर सऊदी अरेबिया ने अपनी रिलीजियस पुलिस को थोड़ा बहुत आप कह लीजिए कम पावर दे दी थी 2019 में। सऊदी अरेबिया में मैं कहूँगा आज के समय थोड़ी बहुत इन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है, मगर ईरान में प्रॉब्लम ये थी कि लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और ये मोरालिटी पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। और एक टाइम पे आकर पूरी दुनिया को लग रहा था कि ईरान में कुछ बदलाव नहीं होगा, जो ईरान में कानून चलते आए हैं वही चलते रहेंगे, क्योंकि ईरान में कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी है नहीं, एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है। उसके अलावा यहाँ पर ज़रा फ्रीडम ही नहीं है, तो लोग जितना भी प्रोटेस्ट कर ले, चाहे 300 400 जितने भी लोग मारे जाएं, सरकार हिलेगी नहीं। मगर सरकार ने देख लिया था कि लोगों में ना गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है ईरान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एक तो देखिए वैसे ही ईरान की इकोनॉमी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो चुकी है, क्योंकि ईरान FATF की ग्रे लिस्ट में है। ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शंस है, जो सैंक्शंस रशिया पर भी नहीं है ना, वो सैंक्शंस आपको ईरान में मिलेंगे। रशिया एटलीस्ट अपना ऑयल बेच सकता है, ईरान अपना ऑयल बेच भी नहीं सकता। तो ईरान की सरकार का, इनके पूरे तंत्र का मेन यहाँ पे डर ये था कि लोग इतने ज़्यादा गुस्सा ना हो जाएं कि फिर से ईरान में पीपल्स रेवोल्यूशन आ जाए, लोग खुद ही ईरान की सरकार को रिमूव कर दे एक ब्लडी रेवोल्यूशन में। और ऑब्वियसली यूएस समेत कई और देश चाहेंगे भी यही, क्योंकि अगर ऐसा कोई रेवोल्यूशन हो जाता तो उसी रेवोल्यूशन में आप देखते कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी अपने आप बंद हो जाता, या फिर आप कह लीजिए बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ईरान की सरकार, इनकी जुडिशरी के पास एक ऑप्शन थी कि अभी के लिए एक कदम पीछे लो या फिर प्रेशर बनाकर रखो अपनी जनता पर। इन लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी एक कदम पीछे लेना सही है। देखो मैं ये क्लियर कर दूं, ईरान में आज भी
हिजाब से रिलेटेड जो लॉज हैं ये बने हुए हैं, हिजाब पहना कंपलसरी है, मगर इन लॉज को एनफोर्स करने के लिए जो अलग से एक पुलिस फोर्स बना रखी थी जिसका काम यही था कि सड़कों पे घूमना, ये जो पुलिस फोर्स है इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अभी के लिए ईरान ने यही किया है, बाकी ईरान ने अपने लॉज फॉर द टाइम बीइंग चेंज नहीं किए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट, ईरान फाइनली अपने लॉज भी चेंज क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि देखिए ईरान की सरकार का मानना है कि अभी इनके खिलाफ एक कल्चरल वॉर चल रही है। यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज चाहती हैं कि इनका कल्चर ईरान में चला जाए। अब ये ईरान की सरकार की सोच है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में आपको दो देश मिलेंगे, नॉर्थ कोरिया और ईरान। नॉर्थ कोरिया ने भी अपना, आप कह लीजिए, कल्चर बचाने के लिए कुछ ज़्यादा स्टेप लिया है। नॉर्थ कोरिया का कहना यह है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिकन कल्चर, ये साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा जा चुका है। साउथ कोरिया के लोगों के नाम, इनके जो गाने हैं वहाँ पे आप देखोगे इंग्लिश आपको मिल जाएगी। साउथ कोरिया में जो लोगों के नाम है वहाँ पर काफ़ी बार इंग्लिश नाम ऐड किए जाते हैं। तो नॉर्थ कोरिया की सरकार ने इस इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए रिसेंटली एक अजीब सा फरमान भी जारी किया। इन्होंने ये कहा अपने पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के नाम बॉम्ब, गन, सैटेलाइट वगैरह रखा करो, ऑफ कोर्स कोरियन ट्रांसलेशन में, ताकि इनके नाम बेसिकली कोरियन रहे और ज्यादा देश प्रेम वाले रहे। तो ये जो इशू है, ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों जगह बना रहेगा। दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। दोनों कंट्रीज में जो सरकार है उनका डर यही है कि रेवोल्यूशन ना हो जाए और इनको हटाना दे पब्लिक। नाउ ये तो मैंने बात कर ली है इंटरनल प्रेशर के बारे में। फिर एक इशू आता है एक्सटर्नल प्रेशर का। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे जो देश हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इन्होंने ईरान के अगेंस्ट एक एक्शन लेने का भी फैसला कर लिया था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन में। ये यूएन की एक बहुत ही बड़ी बॉडी है और फ्रांस, उसके अलावा जर्मनी, नेदरलैंड्स, यूएस समेत कई कंट्रीज ने यह डिसाइड कर लिया था कि ईरान को इस यूएन के ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये कहकर कि ईरान में औरतों को बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं है। और इसके लिए फ्रांस के पार्लियामेंट में, यूरोप के कई कंट्रीज के पार्लियामेंट में बिल भी पास हो चुके हैं कि बिल्कुल ईरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ईरान पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। और अगर यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि क्या भारत ने भी प्रेशर डाला ईरान पर, तो इसका आंसर है नहीं। जब यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग की बारी आई कि ईरान में जो प्रोटेस्टर्स पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर वोटिंग करनी थी कि ईरान क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वहां पर इंडिया ने फिर से एब्सटेन एंड चिल कर दिया। ना यस वोट किया, ना नो वोट किया, हमने एब्सटेन कर दिया था। इंडिया उन 16 कंट्रीज में से था जिसने एब्सटेन किया था इस वोट से। और इसका रीजन आप समझ सकते हैं, ईरान स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को हो सकता है कि ईरान से हम ऑयल ही परचेज करें। चाबहार पोर्ट का भी इशू है। हर तरीके से आप अगर देखो तो ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। और ईरान की सरकार के अगेंस्ट हम लोग वोट नहीं करना चाहेंगे, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब हम यूएसए के सैंक्शंस ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंडर हमने ईरान से ऑयल लेना भी बंद कर दिया है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा अभी के लिए ईरान की औरतों के लिए एक विक्ट्री है, मगर इन्होंने अभी तक बैटल जीती है, पूरी वॉर जीतना बाकी है। पूरी वॉर ईरान की औरतें तभी जीतेंगी जब ईरान में जो लॉज हैं, जो कानून हैं, ये भी चेंज होंगे। अभी के लिए इन लॉज को एनफोर्स करने वाली जो पुलिस है सिर्फ यही हटाई गई है। और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन कि इंडिया का जो स्टांस है इस पूरे इशू पर, न्यूट्रल, क्या ये सही स्टांस है या फिर आप मानते हैं कि मॉरली इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, इंडिया को यहाँ पर ईरान के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए था? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।